हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ का क्रम आगे बढ़ाते हुए भाग 10 में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले इस सीरीज़ के 9 भाग आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर ज़रूर देखिए। आप अवश्य ही कुछ ना कुछ वहाँ पे सीखेंगे। और साथ ही अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न पहला है, पूछ रहा दोस्तों, सतमी के बच्चे नामक कहानी किसने लिखी है? विकल्प हैं राजेश जोशी, राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, राहुल सांकृत्यायन। जो सतमी के बच्चे हैं एक कहानी है और ये लिखी है राहुल सांकृत्यायन ने। इसके अलावा इनकी 2-3 कहानी और आती हैं जो फेमस हैं। एक आती है वोल्गा से गंगा तक, वोल्गा से गंगा तक, ठीक है। इसके अलावा एक कहानी और आती है कनेल की कथा, ठीक है। वोल्गा से गंगा तक कनेल की कथा। तो आप सिंपल से याद रख सकते हैं कि सतमी के बच्चे वोल्गा से गंगा तक कनेल की कथा सुनते हुए आ रहे हैं। तो तीनों को आप एक साथ याद रख पाएंगे। और ये जो कहानियाँ लिखी हैं दोस्तों, ये लिखी हैं राहुल सांकृत्यायन ने। दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। और आज का अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है दोस्तों, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विकल्प है स्वर, हलंत, अनुस्वार, अनुनासिक। तो उम्मीद करता हूँ इसका भी आंसर आपने किया होगा और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी, हलंत। अगर किसी भी व्यंजन को हमें स्वर रहित लिखना है तो उस पर हम हलंत लगा देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमें लिखना है खा, ये खा है और खा के साथ हमें पता है कि आ स्वर हमेशा चिपका हुआ रहता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये दोस्तों ऐसे होता है, आ के साथ ये रहता है, ठीक है। अगर इसमें से हम हलंत हटा देंगे तो ये इसमें से आ हट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसको ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी व्यंजन को हमें स्वर रहित लिखना है तो उसको हम लिख देंगे, यहाँ पे खा लिख देंगे। अगर हलंत नहीं रहेगा तो ये मान के चलिए कि इसके ऊपर आ इसके साथ चिपका हुआ रहता है। आ को हटाना है तो उस व्यंजन में लगा देंगे हम हलंत, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? विकल्प आपके सामने है, इस बार इसको देखिए आप, ड, ज, ढ और ज्ञा। तो दोस्तों आपको पता ही है कि हमारी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों एक तो हो गया ये अक्षा, दूसरा होता है आपका त्र, एक है आपका ज्ञा और एक होता है दोस्तों श्रा। और ये व्यंजनों के मेल से ही बने हैं, इसमें स्वर नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं अक्षा की, तो अक्षा कैसे बना है? क प्लस सा से बना है। त्रा की बात करते हैं तो त प्लस रा से बना है। ज्ञा की बात करते हैं हम तो ये बना है ज प्लस यहाँ से, ठीक है, ये हलंत के साथ में है। और अगर श्रा की बात करें तो श्र बना है दोस्तों श प्लस रा से। तो ये दोस्तों 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अगर विकल्प में देखें तो ये विकल्प डी में यहाँ पे गया है, जो कि एक संयुक्त व्यंजन है। इनको ध्यान रखिएगा, अगर पूछ भी ले कभी कि हमारी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं तो दोस्तों 4 हैं। और चारों का जो विच्छेद है वो इस प्रकार से होता है या इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। और प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प हैं मौखिक स्वर, लुंठित स्वर, निर्नुनासिक या फिर अनुनासिक स्वर। तो दोस्तों ये कई बार हम इस प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा निकलती है दोस्तों, उनको हम बोलते हैं क्या? अनुनासिक स्वर बोलते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में केवल मुख से ही हवा निकलती है उसको हम बोलते हैं निर्नुनासिक, ठीक है। जैसे अगर हम आँख वर्ड यहाँ पे लिखते हैं तो आँख वर्ड हम बोलेंगे तो मुख और नाक दोनों से हवा निकलती है या ध्वनि निकलती है, तो उसको हम बोलेंगे अनुनासिक। और निर्नुनासिक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कौन सा? जिसमें नहीं निकलती। जैसे हम सिंपल लिख दें मदन, तो मदन हम जब बोलेंगे तो केवल मुख से ही ध्वनि निकलेगी, इस प्रकार ही हो जाएगा निर्नुनासिक। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। बढ़ेंगे दोस्तों 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, निम्न में कौन सा देशज शब्द नहीं है? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे पूछ रहा है देशज शब्द नहीं है। विकल्प हैं चिड़िया, पगड़ी, खिड़की, विकल्प डी हैजा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो चिड़िया है, पगड़ी है और खिड़की है, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये देशज शब्द हैं। जो हैजा है दोस्तों ये विदेशज शब्द है और ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, ये है अरबी भाषा का शब्द। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं देशज शब्दों में, तो देशज में जो पूछे जाते हैं बार बार, एक आता है ठेठ, इसके अलावा पूछा जाता है झोला। ये सारे के सारे देशज शब्द हैं। देश का मतलब देश, जा का मतलब जन्मा हुआ, यानी कि देश में ही जन्मा हुआ, ये देशज शब्द हो जाएंगे। इसके अलावा एक आता है धड़ाम, धड़ाम भी दोस्तों
देशज शब्द ही है। अरबी भाषा के शब्दों की बात करें तो एक तो अभी हमने देख लिया कि हैजा है। हैजा के अलावा अगर बात करें तो मुहावरा, जो बार बार पूछा जाता है, मुहावरा। इसके अलावा दोस्तों वकील, वकील हो गया। इसके अलावा कुरान, ये दोस्तों सारे अरबी भाषा के अंतर्गत आते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं बार बार। बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 6 में, और प्रश्न नंबर 6 पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? विकल्प हैं भारतीयता, अभिमानी, हिस्सेदार या फिर कृपालुता। आपको पता है कि उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के या शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, इनको तोड़ेंगे और फिर देखेंगे किसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। सबसे पहले भारतीय तक को तोड़ते हैं, तो भारत को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत प्लस किससे बना है ये, ई प्लस ता। तो इसमें हम देखेंगे कि मूल शब्द इसमें भारत है और इसमें उपसर्ग कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसमें दोनों के दोनों क्या हैं, प्रत्यय हैं, ठीक है। भारत प्लस ई प्लस ता, दोनों के दोनों इसमें दोस्तों प्रत्यय हैं, इसलिए उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रकार विकल्प ए यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे अभिमानी को, ठीक है। अभिमानी को देखेंगे तो ये बना हुआ है दोस्तों अभी प्लस मान प्लस किससे बना हुआ है, आनी, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो मूल शब्द है इसमें ये है दोस्तों मान। मान के आगे एक उपसर्ग है अभी और एक प्रत्यय है आनी। तो इस प्रकार दोस्तों ये बनता है अभिमानी, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे ये अभिमानी ही है, जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। बाकी अगर हम बाकी दोनों को भी देख लेते हैं एक बार कि हिस्सेदार कैसे बना हुआ है, तो हिस्सेदार की अगर हम बात करें तो हिस्से का जो विभाजन हो रहा है वो ये है दोस्तों हिस्सा प्लस ए प्लस दार। तो इसमें भी जो मूल शब्द है वो हिस्सा है, इसके आगे कुछ उपसर्ग नहीं है, इसके पीछे लगे हुए दो, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, प्रत्यय हो जाएंगे। कृपालुता की अगर हम बात करते हैं तो कृपालुता का भी सेम यहाँ पे स्थिति है, ये बन रहा है कृपा प्लस लू प्लस ता। तो यहाँ पे भी जो मूल शब्द है वो कृपा हो गया, कृपा के आगे उपसर्ग नहीं है, इसके पीछे भी दो प्रत्यय लगे हुए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग किया गया है, तो वो हो जाएगा दोस्तों अभिमानी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर, और यहाँ पे पूछ रहा है निम्न एक वचन और बहुवचन युग्मों में सुमेलित नहीं है। विकल्प हैं पानी का पानी, सरसों का सरसों, याचना का याचनाएं, समाचार का समाचार। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि बहुवचन में अगर हम बात करें तो पानी का पानी ही होता है, सरसों का सरसों ही होता है, याचना का दोस्तों याचनाएं नहीं होता, याचना का याचना ही होता है। बहुवचन में भी याचना याचना ही रहती है, और समाचार का भी बहुवचन समाचार ही होता है। तो ध्यान रखना कि याचना का बहुवचन शब्द याचना ही होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 8 पूछ रहा है दोस्तों, यह अभिषेक की बेटी है, वाक्य में कारक कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे आपको कारक बताना है कि यह अभिषेक की बेटी है, वाक्य में कारक है। विकल्प कर्ता, संप्रदान, संबंध और करण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है यहाँ पे है संबंध कारक। आपको ध्यान रखना है कि जहाँ किसी भी व्यक्ति या वस्तु को का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बताया जाता है, लगाया जाता है, या हमें ऐसे दो वस्तुओं के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में संबंध का बोध प्रकट हो, तो वहाँ पे क्या होता है, संबंध कारक होता है। और इसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, का, की, के, रा, री, रे, ये सब इसके क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये अभिषेक की बेटी है, तो विभक्ति चिन्ह यहाँ पे की आ गया है, और इन दोनों के बीच में क्या है, एक संबंध है, पिता और बेटी का इनके बीच में संबंध, हमें संबंध का बोध हो रहा है, तो इस प्रकार यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न नंबर 9 में पूछ रहा है दोस्तों, निम्न में संज्ञा का भेद नहीं है। विकल्प हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक और डी भाववाचक। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर सही किया होगा दोस्तों। तो संज्ञा का भेद दोस्तों यहाँ पे जातिवाचक भी है, व्यक्तिवाचक भी है, भाववाचक भी है, लेकिन निश्चयवाचक यहाँ पे संज्ञा का भेद नहीं है दोस्तों। ये है सर्वनाम का एक भेद होता है निश्चयवाचक, ठीक है, सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक। अगर हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा में आपका व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, इसके अलावा होता है एक द्रव्यवाचक हो गया, और एक होता है समूहवाचक। तो ये हो जाएंगे आपका 5 संज्ञा होती हैं। सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम मूलतः 6 होते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक
निजवाचक और प्रश्नवाचक, उन्हीं में से एक प्रकार हमने देखा है अभी निश्चयवाचक। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, निम्न विशेष्य विशेषण युग्मों में सुमेलित नहीं है। विकल्प आपके सामने हैं, अग्नि का आग्नेय, अजय का अजित, आश्रय का आश्रित, पथ का पथिक। यहाँ पे दोस्तों विशेष्य क्या हुआ, जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जो उसकी विशेषता है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं होगा दोस्तों, अग्नि का आग्नेय ये सुमेलित है, अजय का अजित भी सुमेलित है, आश्रय का आश्रित भी सुमेलित है, लेकिन पथ का दोस्तों पथिक नहीं होता। पथ का जो विशेषण होता है वो क्या होगा, पाथेय। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि पथ का विशेषण होता है पाथेय। और एक दो मैंने आपको और बताए थे, जैसे जो बार बार पूछे जाते हैं, पशु का पाश्विक होता है। ठीक है, इनको आप रट लीजिए एकदम से, क्योंकि ये कई बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा हृदय का हार्दिक होता है। ठीक है, हृदय का हार्दिक। और इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया था, स्त्री का स्त्रैण क्या होता है, स्त्री का क्या होता है, स्त्रैण। एक बार मैं लिख देता हूँ, स्त्री का स्त्रैण। ठीक है, तो इनको आप वर्तनी में भी ध्यान रखिएगा, ये वर्तनी में पूछे जा सकते हैं, इनके आप लिखने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि राम गीता पढ़ने लगा, वाक्य में क्रिया का प्रकार कौन सा है। राम गीता पढ़ने लगा, वाक्य में क्रिया का प्रकार कौन सा है। विकल्प हैं, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नामबोधक क्रिया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है यहाँ पे ये हो जाएगा संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया क्या होती है, तो हमें देखना है कि जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक साथ हो जाता है, वहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, वहाँ पे संयुक्त क्रिया हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो पढ़ने लगा, पढ़ना भी एक क्रिया है, लगना भी एक क्रिया है, तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों संयुक्त क्रिया है और एक साथ प्रयुक्त हो रही है। अगर यहाँ पे होता कि राम पढ़ता है और सीता गाती है, तो दोनों क्रिया अलग हैं, यहाँ पे संयुक्त क्रिया नहीं होगी। लेकिन ये क्रिया है दोस्तों साथ साथ में, इसलिए यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जैसे अगर हम देखें कि वह चल पड़ा, वह चल पड़ा, तो पढ़ना एक क्रिया होती है, चलना एक अपने आप में क्रिया है। वह रो पड़ा, यहाँ पे दोनों ये संयुक्त क्रिया हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे, जैसे कि वह सो गया, तो सोना एक क्रिया है और गया भी अपने आप में क्रिया है। तो ऐसे वाक्यों में दोस्तों जहाँ पे दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग हो जाती हैं, वहाँ पे संयुक्त क्रिया हो जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी ये अपने आप में अलग अलग हैं, तो इनको धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको समझाता रहूँगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। और 12वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, अंकिता पत्र लिखती है, वाक्य में वाच्य का प्रकार बताइए। ठीक है, तो आपको पता है कि वाच्य मूलतः तो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन जो प्रश्न में बार बार पूछे जाते हैं वो तीन प्रकार ही आंसर मानते हैं। आपका यूकेएसएससी ने पिछली बार 3 वाच्यों को ही माना था, जिसमें हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिस भी वाक्य में अगर हमें कर्म की प्रधानता मिलती है तो वहाँ पे हम बोलेंगे कर्मवाच्य है। किसी भी वाक्य में अगर कर्ता की प्रधानता है तो वहाँ पे हम कर्तृवाच्य बोलेंगे। और किसी वाक्य से अगर हमें भाव पैदा हो रहा है तो वहाँ पे हम भाववाच्य मानेंगे। प्रधानता का मतलब ये हो गया कि जब क्रिया कर्ता के अनुसार होगी तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, जब कर्म के अनुसार होगी तो कर्मवाच्य हो जाएगा, और भाव में जब क्रिया ना कर्ता के अनुसार होती है, ना कर्ता के अनुसार, ना कर्म के अनुसार, एक भाव पैदा हो तो वहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि अंकिता पत्र लिखती है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्रिया है ये अंकिता के हिसाब से हो रही है, ना कि पत्र के हिसाब से। ठीक है, अगर यहाँ पे हो जाता कि अंकिता द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो अगर आप देखेंगे कि जो ये जब यहाँ पे आ गया अंकिता द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पे पत्र की प्रधानता हो गई है, इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे क्रिया चेंज हो गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अंकिता पत्र लिखती है, क्योंकि यहाँ पे अंकिता की प्रधानता दिखा रहे हैं, इसलिए जो क्रिया है वो उसके लिंग के अनुसार है कि अंकिता पत्र लिखती है। लेकिन क्या होगा अगर हमने इसको वाक्य को चेंज कर दिया, लिख दिया अंकिता द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों जो क्रिया है ये कर्म की प्रधानता के अनुसार हो गई है, इसका परिवर्तन हो गया, इसका जो क्रिया का लिंग है वो परिवर्तन हो गया है, यहाँ पे जाति का जाता हो गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रश्न में दोस्तों कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है तो हम लिख देंगे अंकिता द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो उस प्रकार क्या हो जाएगा, जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है, इसलिए कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है।
सिंपल सा प्रश्न है। पूछ रहा है प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। विकल्प हैं पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल या फिर अपूर्ण वर्तमान काल। तो दोस्तों जब ऐसे आपके सामने कोई वाक्य हो जिसमें ये होता है, होती है, इस तरह से आपको दिखे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना, सिंपल करना है कि सामान्य वर्तमान काल वहाँ पे होता है। ठीक है, सामान्य भूतकाल जैसे कि राम गया है, राम गया, गया है नहीं होगा, राम गया, राम सोया, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा सामान्य भूतकाल। अपूर्ण वर्तमान काल की बात करें जैसे राम खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि उसने अभी खाना पूरा खाया नहीं है, अभी वो खा ही रहा है, तो इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों ये अपूर्ण वर्तमान। पूर्ण भूतकाल की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें तो कैसे हो जाएगा कि राम खाना खा रहा था, नहीं, राम खाना खा चुका था। अगर ये हो जाएगा कि पूर्ण भूतकाल की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों राम खाना खा चुका था। ठीक है, उसने फिनिश कर दिया था। अपूर्ण भूत में क्या होगा कि राम खाना खा रहा था, खाया नहीं था, उसने पूरा नहीं किया था, तो वहाँ पे वो हो जाएगा दोस्तों अपूर्ण भूतकाल। इसको आप ध्यान रखेंगे, एक बार इसको जाके किताब में भी देखिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना एक बार। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 में। पूछ रहा है दोस्तों तुम दिन भर घूमते रहते हो में रेखांकित पद कौन सा अव्यय है। यहाँ पे रेखांकित किया गया है भर को, तो विकल्प आपके सामने दे रखे हैं समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण। आपको देखना है कि यहाँ पे जो ये चारों के चारों हैं ये अव्यय है। ठीक है, इनको हम अभिकारी भी बोलते हैं। अभिकारी मतलब जिनमें लिंग वचन और कारक से कोई अंतर नहीं होता है, ये होते हैं चार अभिकारी, इनको बोला जाता है। अव्यय भी इन्हीं को बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं तुम दिन भर घूमते रहते हो, तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा ये रेखांकित पद है दोस्तों, ये होता है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है, जब कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बाकी यानी कि वाक्य के बचे हुए हिस्से से संबंध प्रकट करता है, तो उसको हम संबंधवाचक कहते हैं। और ये हो गया जैसे भर हो गया, ऊपर नीचे, दायां बायां, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये संबंधवाचक हो जाते हैं। और ये अपने आप में भी 12-13 प्रकार के होते हैं। तो एक बार जाके इसको भी आप देखिए, बाकी धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूँगा ही। ठीक है, बढ़ेंगे 15वें प्रश्न में, और यहाँ पे पूछ रहा है असुमेलित युग्म है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो भी यहाँ पे विकल्प सुमेलित नहीं है वो आपको यहाँ पे आपको क्लियर करना है। पूछ रहा है सफलता न मिलने पर दुखी होना क्षोभ, खाने की इच्छा बुभुक्षा, जो खाने योग्य न हो अखाद्य, जो देने योग्य है अदेय। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली एलिमिनेट कर पा रहे होंगे, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है वो है दोस्तों जो देने योग्य है वो अदेय ना हो करके वो हो जाएगा दोस्तों दे। ठीक है, जो देने योग्य है उसको हम बोलेंगे दे, जो देने योग्य नहीं है उसको हम बोलेंगे अदेय। ठीक है, तो सिंपल सा था, आपने किया होगा। और प्रश्न नंबर 16 में हम बढ़ते हैं। पूछ रहा है दोस्तों दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है। विकल्प है आपके सामने अजीब हालात होना, भाग्य का चक्कर होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, दिन काटे ना कटना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा भाग्य का चक्कर होना। दिनों का फेर मतलब केवल भाग्य का चक्कर होना। इसको आप ध्यान रखना, ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और मेरे जो मैं प्रश्न ला रहा हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप ध्यान से नोट करिए और या फिर याद करिए। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा। विकल्प हैं स्वतंत्र, स्वच्छंद, पराधीन, निरंकुश। तो अगर हम बात करते हैं स्वाधीन की, तो स्वाधीन में क्या है, सबसे पहले तो इसमें क्या है एक दीर्घ संधि है। कैसे है, ये है दोस्तों स्व प्लस अधीन। ठीक है, तो स्वाधीन इसमें संधि हो गई है, ये वाक के साथ आ मिल गया, यानी कि यहाँ के अगर हम बात करेंगे वाक को तोड़ेंगे तो वाह में क्या है, मैंने क्या बोला था, हर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, और इसकी संधि हो रही है इस अधीन के आ के साथ। हम क्या देखते हैं दीर्घ संधि में जहाँ पे आ से आ या ई से ई या ऊ से ऊ मिलता है तो वहाँ पे बड़ा आ हो जाता है, तो वही यहाँ पे हो रहा है, ये आ प्लस आ मिलके बड़ा आ की मात्रा बना रहे हैं, इस प्रकार यहाँ पे दीर्घ संधि है। और स्वाधीन का मतलब खुद के अधीन रहना, ये हो जाएगा स्वाधीन। और स्वाधीन का जो विलोम होता है दोस्तों वो दूसरे के अधीन रहना, यानी कि पराधीन। और पराधीन में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी दीर्घ संधि है। पराधीन का मतलब अन्य, उसके अधीन, पराधीन। स्वाधीन का मतलब खुद के अंतर, अपने अधीन रहना। ठीक है, तो स्वाधीन का विलोम पराधीन, सिंपल से है, आपने किया होगा। बढ़ेंगे 18वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प हैं अम्ब, अम्बक, दृष्टि, चक्षु।
तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि टफ हो जाएगा और शायद हर कोई इसको नहीं कर पाएगा दोस्तों। आँख का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है दोस्तों, इसमें अम्बक भी है, दृष्टि भी है, चक्षु भी है, लेकिन दोस्तों अम्ब यहाँ पे जो है वो आँख का पर्यायवाची नहीं है। अम्ब दोस्तों आम का पर्यायवाची है। किसका है? आम का पर्यायवाची है अम्ब। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं आम के तो क्या हो जाएगा? रसाल, जो बार बार पूछे जाने वाले हैं इनको मैं बता देता हूँ। अति सौरभ, अति सौरभ हो गया, ठीक है। लिखने में थोड़ा सा समझ नहीं आएगा तो आप सुन के इसको नोट कर लीजिएगा। सहकार, सहकार। इसके अलावा आता है दोस्तों अमृत फल, अमृत फल, ठीक है। और एक और नोट कर लीजिए, फल श्रेष्ठ, फल श्रेष्ठ, ठीक है। तो आम के पर्यायवाची जो हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, रसाल, अति सौरभ, सहकार, अमृत फल, फल श्रेष्ठ और फिर आम्र तो सबको पता ही है, उसको तो आप आराम से पहचान लेंगे। अगर आँख की बात करें तो ये अम्बक, दृष्टि और चक्षु तो हैं ही। इसके अलावा जो बार बार पूछे जाते हैं वो हो जाएंगे दोस्तों लोचन, इसके अलावा विलोचन, लोचन, विलोचन, प्रेक्षा, प्रेक्षण और इसके अलावा दोस्तों एक जो फेमस है जो बार बार पूछा जाता ही है, अक्षी। अक्षी का, अक्षी भी जो है वो आँख का ही पर्यायवाची है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, निम्न में कर शब्द का अर्थ नहीं है, विकल्प हैं हाथ, टैक्स, सूर्य, किरण। तो यहाँ पे दोस्तों जो कर शब्द का अर्थ नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्या? सूर्य। कर शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ पे हाथ भी है, कर का मतलब, टैक्स भी है और किरण भी है। तो सिंपल सा है, इसको ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है। कर शब्द का अर्थ दोस्तों हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है और किरण भी होता है। लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 20वां प्रश्न है और आपके घर के लिए भी एक प्रश्न है, यानी कि कमेंट करने के लिए एक प्रश्न है, तो एक बार अंत तक उसको भी देख के जाना। पूछ रहा है दोस्तों 20वें प्रश्न में, यह मुख है या चंद्र है, वाक्य में अलंकार कौन सा है? विकल्प हो जाएगा संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, रूपक अलंकार या फिर डी श्लेष अलंकार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है यह आपने सही कर दिया है बिल्कुल, इसका है विकल्प ए संदेह अलंकार। अगर मैं संदेह अलंकार की बात करूं तो जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संदेह बना रहे, मतलब आप कंफर्म ना कर सको कि यह आखिर में, जैसे यहाँ पे हम देखें जैसे यह मुख है या चंद्र है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये मुख है या फिर चंद्रमा है। तो जहाँ पे संशय बना रहे या जहाँ पे निश्चय ना हो सके दो वस्तुओं के बीच में, वहाँ पे दोस्तों संदेह अलंकार होता है। और इसके जो पहचान है, पहचानने के लिए आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे ये यहाँ पे शब्द आ रखा है ना या, तो इस प्रकार आपको दिखेगा या, अथवा, ठीक है, कि, कै, ये सारे शब्द आपको यहाँ पे पहचान के लिए दिखेंगे संदेह अलंकार में। वहाँ पे आप संदेह में ही रहोगे, क्लियर नहीं कर पाओगे। इस प्रकार जैसे भ्रांतिमान आता है, तो भ्रांतिमान की अगर मैं बात करूँ तो भ्रांतिमान की अगर बात करते हैं यहाँ पे कि जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए। अब ये उपमेय उपमान क्या हुआ? तो जब दो वस्तुओं के बीच में या व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है तो वहाँ पे दो पार्ट बनते हैं। एक बनता है दोस्तों उपमान, ध्यान से सुनिएगा इसको, एक बनता है उपमान और एक बनता है उपमेय। जब दो वस्तुएं व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है तो दो पार्ट बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें चांद सा चेहरा, तो यहाँ पे जो उपमान हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा चांद, और चेहरा हो गया यहाँ पे उपमेय, ठीक है। जो दूर है वो चांद है और चांद हो जाएगा उपमान, जो पास है वो चेहरा है और जो पास में वस्तु है उसको हम बोलेंगे उपमेय। तो क्या बोल रहा है भ्रांतिमान में कि जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, यानी कि जब हम चेहरे को बोलें कि ये चेहरा नहीं, जब चेहरा जो है आपको चांद की तरह देखने लग जाए, आपको भ्रम हो जाए कि ये चेहरा नहीं ये तो चांदी है, तो उस स्थिति में हम दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा भ्रांतिमान। और भ्रांतिमान का एक बार जो उदाहरण आता है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, वहाँ पे भ्रम बना हुआ है कि ये नारी है या सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। तो दोस्तों जो ये फेमस उदाहरण है ये भ्रांतिमान का ही उदाहरण है। इस बार इसको आप देखिए कि भ्रांतिमान में क्या होगा, जब हम उपमेय में यानी कि चेहरे में चांद के होने का भ्रम हमें हो जाए तो उस स्थिति में दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। और इसके जो उदाहरण की अगर हम पहचानने की बात करें तो उदाहरणों में आपको देखने को मिल जाएगा भ्रम लिखा हुआ होगा या फिर भ्रांति लिखा हुआ होगा, उदाहरणों में देखने को मिलेगा आपको। या फिर जानी हो सकता है, जानी हो गया, मानी हो गया, ये सारे आपको उसमें देखने को मिलेंगे। समुझी हो गया,
ये सारे आपको भ्रांतिमान के उदाहरणों में देखने को मिलेंगे और आप इनको देखते ही पहचान लेंगे कि ये भ्रांतिमान के उदाहरण हैं। उम्मीद करता हूँ आपने समझ पाए होंगे इसको, और एक बार जाके किताब में देखिए, शायद फिर आपका क्लियर हो जाएगा। जो आपके घर के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, पूतों वाली नामक रचना किसकी है और किस विधा की है। बहुत फेमस रचना है, तो इसको आप कमेंट करिए। और आज के 20 प्रश्नों की ये क्लास ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए, साथ में अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। दोस्तों मिलेंगे एक नए भाग में, तब तक मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।